हे एवरीवन, तौसीफ हमीद हियर एंड वेलकम टू लीगल फिनिक्स। आज हम आपके लिए एक नई लेक्चर सीरीज़ लेके आए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे। तो उसका ये आज पहला वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे, आज इंट्रोडक्शन देंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का और इसका नेचर क्या है। तो बिफोर गोइंग इनटू दैट, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ईच एंड एवरी लेटेस्ट वीडियो। तो अब बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। आपको बेसिकली पता होगा 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो अडॉप्ट किया था बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द इंडिया। तो लेकिन जो हम मेमोरेबल या प्लेजेंट डे ऑफ इंडियन हिस्ट्री, लॉन्ग इंडियन हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो वो है 26 जैन 1950, बिकॉज ये वो दिन है जिस दिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ। और इस दिन बेसिकली अनाउंस हुआ वर्ल्ड में द बर्थ ऑफ न्यू रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ये है 26 जैन 1950। अगर हम करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो इसमें इसका जो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसे कहा जाता है वो है B.R. अम्बेडकर। और इनिशियली जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था और एनफोर्स हुआ था, उसमें एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 395 आर्टिकल्स थे और 22 शेड्यूल्स थे एंड 8 पार्ट्स थे। लेकिन जो एट प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करेंगे तो 448 आर्टिकल्स है टोटल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और 25 पार्ट्स है अलॉन्ग विद 12 शेड्यूल्स। इसकी बहुत सारी अमेंडमेंट्स हुई थी, अप्रोक्सीमेटली मोर देन 100 है, अप्रोक्सीमेटली समवेयर अराउंड 104 अमेंडमेंट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हुई है। और जो पहली अमेंडमेंट हुई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो हुई थी एट द टाइम ऑफ 1950s में। जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन की जो अमेंडमेंट हुई थी, बहुत सारी अमेंडमेंट्स हुई। उसमें एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट थी जो 42nd अमेंडमेंट हुई थी, जिसको एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, 42nd अमेंडमेंट। अब बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली इट्स अ डॉक्यूमेंट जिसकी एक खास लीगल सेंटिटी है। ये वो डॉक्यूमेंट है जो सेट आउट करता है, जो रेगुलेट करता है फ्रेमवर्क एंड प्रिंसिपल फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। इस ये वो डॉक्यूमेंट है जिसमें मतलब फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट दी हुई है और उनको कैसे जो उसमें प्रिंसिपल्स दिए गए हैं विच गवर्न द ऑपरेशंस ऑफ द फंक्शंस ऑफ दीज दोज 3 ऑर्गन्स। कौन कौन है जो चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो लेजिस्लेटिव हो, चाहे वो जुडिशरी हो। सो बेसिकली डॉक्यूमेंट ये कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसका एक लीगल सेंटिटी है। मीन्स ये है कि अगर उसकी वायलेशन भी होगी सो वी कैन गो टू द कोर्ट। सो ये वो डॉक्यूमेंट है जिसने सेट आउट किया है, दिया है कि एग्जीक्यूटिव को कैसे काम करना है, लेजिस्लेटिव को कैसे काम करना है और जुडिशरी को कैसे काम करना है। और वो जो जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव जो अपने काम कर रहे हैं तो वो अपने ऑपरेशंस कैसे गवर्न करेंगे, उसके बारे में भी जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो इस डॉक्यूमेंट में डिक्लेयर हुए हैं कम्प्लीटली। अब कॉन्स्टिट्यूशन ये है, लेकिन बात अगर हम बात करेंगे व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की कोई हार्ड एंड फास्ट डेफिनेशन नहीं है यहाँ पे। अगर हम इसको जनरली एक्सेप्टेड एक टर्म के तौर पर अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो इट्स सिंपली बेसिकली मीन्स ये वो रूल है जो रेगुलेट करता है फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, ऑफ द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट और उनके बीच में जो रिलेशन है कि सेपरेशन ऑफ पावर की बात है यहाँ पे कि जुडिशरी को कौन सा काम है, किस तरह उनको अपना काम करना है, एग्जीक्यूटिव को कैसे काम करना है, जुडिशरी को कैसे काम करना है, और इनके बीच में जो एक रिलेशन है वो उसको भी ये रूल जो है ये जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है ये उसको रेगुलेट करता है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है बेसिकली ये इट इज कंसिस्ट ऑफ बोथ लीगल रूल्स एज वेल एज यूजेस, जिनको हम कन्वेंशन भी बोलते हैं। लीगल रूल्स इन स्ट्रिक्ट सेंस, बट जो कन्वेंशंस है ये although they are not enacted in the constitution but by one way or the other way they somehow are binding on all concerned in the government। ये उन पे बाइंडिंग होता है, but though they are not legal restrictions that means कि अगर इनकी वायलेशन भी होगी यूजेस की, we can't
take any of the concern in the government to the court अगर इनकी violation होगी. But for a constitutional lawyer or for a constitutional law student, he is always concerned with the legality of the act. मीन्स कि अगर कोई चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है और उसकी वायलेशन हो रही है या वो चीज़ फुलफिल नहीं हो रही है, तो एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ स्टूडेंट और लॉयर you can challenge such act in the court of the law because it is legal, it is legal role in the strictest sense. But as far as the uses that are concerned, though the government anyone who is concerned in the government by one way or the other way sometimes act as per the usages or conventions, but if there is any kind of violation or अगर ये यूजेज कभी कभी फुलफिल नहीं भी होगा, तो वी कांट चैलेंज इट और वी कैन चैलेंज सच एक्ट इन द कोर्ट ऑफ द लॉ. दैट वाज बेसिकली ऑल अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. अब अगर हम बात करेंगे एंड नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली इज इट अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन और इज इट अ यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है. जो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है विच इज गिवन फॉलोड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जूरिस्ट्स फ्रॉम द अर्लियर टाइम्स, दो तरह की क्लासिफिकेशन दी गई है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसकी. वन इज यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, अनदर इज फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन. यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन है जहाँ पे पावर जो है गवर्नमेंट के वो सेंट्रलाइज्ड होते हैं. मतलब जो सेंटर में पावर गवर्नमेंट होती है वो सारे पावर्स जो है वो रेगुलेट करते हैं और सारे पावर्स उनके पास होते हैं. स्टेट्स जो होते हैं या प्रोविंसेस जो होते हैं उनके वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो सबऑर्डिनेट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की. मतलब ये जो ऑर्डर देंगे या ये जो बोलेंगे इनको वही करना होता है. दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, दे आर बेसिकली डिपेंडेंट. ये यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में होता है. यहाँ पे बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट इज एवरीथिंग, वो पूरे पावरफुल होते हैं. स्टेट्स के पास कोई पावर नहीं होता है. जहाँ तक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में डिवीजन ऑफ पावर्स होते हैं. स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली काम करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली काम करती है. ये सेंट्रल गवर्नमेंट इनका जो एरिया होता है उसमें जो है वो ट्रेसपास नहीं करते. सेम चीज़ स्टेट गवर्नमेंट करती है रिगार्डिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो बोथ आर इंडिपेंडेंट, बोथ वर्क्स एज पर देयर ओन पावर्स, एज पर देयर ओन फंक्शंस, एंड ये इनके अंडर नहीं होते हैं. इनको अपने एज पर देयर जो गिवन पावर्स होते हैं उसके मुताबिक काम करते हैं. सो यहाँ पे बेसिकली प्रॉपर डिवीजन ऑफ पावर होता है अंडर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की. तो दो तरह की क्लासिफिकेशंस है. लेकिन अब अगर हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ द ओपिनियन अमंग द कॉन्स्टिट्यूशन जूरिस्ट्स. वो ये टाइप नहीं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कज़ई फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है. कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है. और देयर इज़ अ मैसिव डिफरेंसेस अमंग द कॉन्स्टिट्यूशन जूरिस्ट्स रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. कज़ई फेडरल जो ये कह रहे हैं कि ये कज़ई फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, उनके कहने का मतलब ये है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज मच मोर टिल्ट टुवर्ड्स द सेंटर. मतलब ये है कि इसके जो मेजर फंक्शंस है वो वहाँ पे जो वो सेंट्रलाइज्ड है और सेंटर को फेवर कर रहे हैं. कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो स्टेट्स के लिए है, दैट्स व्हाई दे आर कॉलिंग इट एज ए क्वाज़ी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन. लेकिन जो कुछ जूरिस्ट्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन जूरिस्ट्स वो ये कह रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है. इसका मतलब ये है कि इसमें नो डाउट कुछ प्रोविजंस ऐसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे बनाया गया है इनके मुताबिक कि इसमें डिवीजन ऑफ पावर प्रॉपरली है. स्टेट्स इंडिपेंडेंट है, सेंटर भी इंडिपेंडेंट है, बोथ आर वर्किंग एज पर देयर ओन पावर्स. लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे बनाया गया है, कुछ प्रोविजंस इसमें ऐसे रखे गए हैं जो एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी इंडिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट दे कैन अडॉप्ट देमसेल्व्स इन दैट शेप जहाँ पे वो खुद को नेशनल इमरजेंसी से बचा सकते हैं. दैट इज़ वाई कि कुछ प्रोविजन उसमें ऐसे हैं. अदर सो ऑन दैट बेसिस वी कांट से कि ये क्वाज़ी फेडरल है. दैट इज़ वाई जो ये जूरिस्ट्स है जो ये कह रहे हैं कि ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन दे जस्टिफाइड इन दिस वे कि ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, डिवीजन ऑफ पावर प्रॉपरली है. जस्ट बस कुछ प्रोविजन ऐसे रखे गए हैं इन ऑर्डर टू अडॉप्ट इटसेल्फ एट द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसीज.
अब अगर हम बात करेंगे जो जिन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हम बात, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है, जो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, उन्होंने एक क्लियर कट में बोला है कि वी आर टोटली एग्रीड अपॉन दिस थिंग दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन नॉटविथस्टैंडिंग द मनी प्रोविजंस which are contained in it, whereby the center has been given the power to override the states, nonetheless is a federal constitution. उनके कहने का मतलब ये है कि हाँ, कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जहाँ पे सेंटर जो है दे कैन ओवरराइड द पावर्स ऑफ द स्टेट, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ अ टाइम इट इज़ अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसको जो ये जो जूरिस्ट्स ये कह रहे हैं कि ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको वो ऐसे जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो जो पावर्स है जहाँ पे सेंटर जो है ओवरराइड कर सकती है स्टेट्स को, दैट इज़ ओनली एट द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी, जस्ट टू सेव द कंट्री और अडॉप्ट इटसेल्फ एट दैट पॉइंट ऑफ अ टाइम इन सच ए वे। कुछ प्रोविजंस इसमें ऐसे रखे गए हैं। सो बी आर अम्बेडकर साहब जो है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, वो भी ये कह रहे हैं कि जो फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो ये कह रहे हैं कि हाँ, कुछ प्रोविजंस इसमें है जहाँ पे सेंटर जो है वो ओवरराइड कर सकती है स्टेट पावर्स को, बट नॉनदलेस इट इज़ अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। स्टिल बहुत सारे जूरिस्ट्स ऐसे हैं, दे लिटरली हेजिटेट to call Indian constitution as a federal constitution, rather they call it as a federal constitution. So federal constitution है क्या basically, हमें ये जानना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि what federal constitution is and what are the essential elements of the federal constitution. On that basis फिर हम decide करेंगे कि whether Indian constitution is a federal constitution or it is just the cause a federal constitution. तो यहाँ पे अगर हम फेडरल प्रिंसिपल की बात करें, बेसिकली फेडरल प्रिंसिपल है क्या, प्रोफेसर वेयर उन्होंने अपनी एक ऑब्जर्वेशन दी थी, उनकी एक बुक है फेडरल गवर्नमेंट, उसमें पेज नंबर 27 पे उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दी थी रिगार्डिंग द फेडरल प्रिंसिपल। तो उन्होंने इसको ऐसे डिफाइन किया था दैट फेडरल प्रिंसिपल इज बेसिकली द डिवीजन ऑफ द पावर, जहाँ पे डिवीजन ऑफ द पावर होता है बिटवीन रीजनल गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये डिवीजन ऑफ द पावर बिटवीन द सेंट्रल एट द सेंट्रल लेवल एंड द रीजनल लेवल ये इस तरह होता है दैट बोथ द अथॉरिटीज which function works at regional level and which works at central level, both are coordinate to each other and both authorities are independent to each other. So the basic gist यहाँ पे जो federal principle है का है वो ये है कि where the regional government and central government are independent to each other and they possess equal powers and they are not subordinate to one another. फेडरल प्रिंसिपल को समझने के लिए अगर हम यहाँ पे बेसिकली एक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना एक यूनिवर्सली रिगार्डेड एज एग्जांपल जो है दी जाती है एज ए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की, बिकॉज जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है इट प्रोवाइड्स अस द ड्यूअल पॉलिसी और द ड्यूअल पॉलिटी बोथ एट द एट स्टेट लेवल एंड एट द सेंट्रल लेवल। तो यहाँ पे बेसिकली जो है पावर जो है वो डिवाइडेड होता है between the central government and the state government in such a way where the both state as well as center both are coordinate authorities and both are independent authorities to each other, that which actually is the gist of the federal principle कि जहाँ पे दोनों authorities जो है वो independently काम करे और जो subordinate ना हो one another की। तो same चीज़ है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि ये हमें ड्यूअल पॉलिसी देता है at central level, state level as well as the central level, and they are powers are divided in such a way that both state and center work independently and they are not subordinate to one another. लेकिन जब प्रोफेसर वेयर ने ये एग्जाम्पल दी थी उसके बाद उन्होंने खुद इस चीज़ को एग्जामिन किया, तो उन्होंने उसके बाद ये बोला कि दैट वी आर नॉट सपोज टू यूज द फेडरल प्रिंसिपल इन कंप्लीट वे, or we can say in a strict manner, but that too without any exception. तो उनके कहने का मतलब ये है कि फेडरल प्रिंसिपल को हम कैसे भी डिफाइन करें, बट in order to be the federal constitution, हम ये ज़रूरी नहीं है कि हम फेडरल प्रिंसिपल को स्ट्रिक्ट मैनर में
अप्लाई करे उस कॉन्स्टिट्यूशन पे। रादर फेडरल प्रिंसिपल को हम कह सकते हैं कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें, लेकिन विद सर्टेन एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं। तो प्रोफेसर वेरे ने क्लियरली कहा कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम इसको कंप्लीट वे में उसी तरीके से अप्लाई करें जिस तरीके से हम फेडरल प्रिंसिपल को डिफाइन करते हैं, दैट टू हैविंग विद विदाउट एनी एक्सेप्शन, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो अगर हम बात करें अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक एक्सेप्शन है। फेडरल हम उसको कह रहे हैं कि ये यूनिवर्सली रिगार्डेड कॉन्स्टिट्यूशन है एज फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ अ टाइम देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस, इनफैक्ट वन एक्सेप्शन जहां पे जो फिर देन अगेंस्ट है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। दैट डज नॉट मीन कि हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहेंगे, क्योंकि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन प्रेडोमिनेट यहाँ पे फेडरलिज्म है, बट कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शन उसमें ये भी एक था कि जो उसमें सेनेट था वो था दैट वाज कंपोज्ड ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव, जो स्टेट असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो स्टेट लेजिस्लेचर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, वही सेनेट में भी मौजूद होते थे। तो उसका मतलब ये था फिर कि जो स्टेट की जो मर्जी थी, जो उसके रिप्रेजेंटेटिव चाहते थे, वही फिर सेंट्रल वालों को करना होता था। एक एक्सेप्शन था यहाँ पे, शायद जिसको हम कह सकते थे कि मे बी स्टेट वाले शायद ओवरराइड करवा सकते थे यहाँ पे जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स थे सेनेट में, बट ये एक एक्सेप्शन था। बट स्टिल एट दैट पॉइंट ऑफ ए टाइम ये एक्सेप्शन के होते हुए भी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को एज ए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था। सो यहाँ पे हमें बेसिकली ये समझ आ रहा है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जब हम बात करते हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की, यहाँ पे अगर प्रेडोमिनेंस ऑफ द फेडरल जो एलिमेंट्स की है वो अगर प्रेडोमिनेंट होंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, वी कैन कॉल दैट फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। क्राइटेरिया मुझे लग रहा है जो बेस्ट क्राइटेरिया यहाँ पे प्रोफेसर वेयर के मुताबिक, दैट if there is a predominancy of the federal elements in any constitution, then we can call that constitution as a federal constitution. but हाँ, अगर उसी constitution में certain मतलब बहुत सारी amendments हुई या modifications हुई, और वो modifications या amendments इस तरह से ही थी कि जो बेसिक क्रैक्स या मेन जिस्ट जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का था या जो प्रेडोमिनेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की थी, वो अगर ख़त्म हुई उन मॉडिफिकेशंस या उन जो अमेंडमेंट्स हुई, देन एट दैट पॉइंट ऑफ अ टाइम दिस जो ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो एक स्टेट्स होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, एक टाइप है कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट कॉन्स्टिट्यूशन विल सीज टू बी कॉल्ड एज द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कुछ मॉडिफिकेशन या कुछ अमेंडमेंट से उस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रेडोमिनेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है की है वो ख़त्म हो गई है। तो बेसिक मुझे यहाँ पे जो है प्रोफेसर वेयर के मुताबिक भी दैट वी कैन नो मैटर हाउ स्ट्रिक्टली वी कैन डिफाइन द फेडरल प्रिंसिपल एंड we should define it as it is, but when it comes to the application of the federal principle, we cannot use it in such a strict manner. यहाँ पे हम use कर सकते हैं with federal principle को with certain modification, but as long as there is the predominance of the predominance of the federal constitution elements, we can call that constitution as a federal constitution. यहाँ so इन नटशल जो प्रोफेसर वेयर भी है वो भी ये कह रहे हैं कि जिन्होंने फेडरल प्रिंसिपल पे अपनी ऑब्जर्वेशन दी थी, वो भी ये कह रहे हैं कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन देयर मे बी सर्टेन एक्सेप्शंस जो कि मे बी वो वायलेट कर रहे होंगे फेडरल प्रिंसिपल को, बट स्टिल दैट कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी कॉल्ड एज फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन इफ दैट टाइप ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द प्रेडोमिनेंसी ऑफ द फेडरल प्रिंसिपल। तो हम अब अगर हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, वेदर इट्स फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, पहले मैं इसी लेक्चर में पहले हमने बात की थी कि देयर आर वेरियस एक्सेप्शंस जो वायलेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं फेडरल प्रिंसिपल को। तो लेकिन यहाँ पे प्रोफेसर वेरी की जो ऑब्जर्वेशन है, उन्होंने ये कहा कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में
फेडरल प्रेडोमिनेंस ऑफ द फेडरलिज्म होगा, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम देयर मे बी सर्टेन एक्सेप्शन। सेम इज द केस विद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन जो वायलेट कर रहे हैं फेडरल प्रिंसिपल को। बट स्टिल हम लोग पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करने से पहले हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द फेडरल प्रिंसिपल। तो यहाँ पे अगर हम एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ फेडरल प्रिंसिपल या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, यहाँ पे कुछ 5 प्रिंसिपल्स है जो एसेंशियल एलिमेंट्स है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की। पहला जो एसेंशियल एलिमेंट है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, दूसरा है सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, चौथा है रिजिडिटी एंड पांचवा है अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स। इन पांचों को हम समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे क्या ये पांचों एसेंशियल एलिमेंट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है या नहीं है। लेकिन पहले समझेंगे कि ये 5 एलिमेंट्स है क्या। जहां तक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात है, जो फेडरलिज्म का मतलब ही है वाई देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जो फेडरल प्रिंसिपल या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे यही है दैट डिवीजन ऑफ पावर इज मस्ट। देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये डिवीजन ऑफ द पावर इस तरह होता है दैट बोथ द अथॉरिटीज आर कोऑर्डिनेट टू ईच अदर एंड इंडिपेंडेंट टू ईच अदर एंड दे आर नॉट सबऑर्डिनेट टू वन अनदर। और यहाँ पे डिवीजन इस तरह होता है कि जो कोई मैटर्स नेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं, कि जहाँ पे एक यूनिफॉर्म पॉलिसी की जरूरत होती है, वो मैटर्स जाते हैं यूनियन के पास। और जो लोकल कंसर्न के मैटर्स होते हैं या जो स्टेट्स के इंडिविजुअल मैटर्स है, वो चले जाते हैं स्टेट्स के पास। तो स्टेट उन मैटर्स पे खुद डिसीजन ले सकती है, और यूनियन के पास जो मैटर्स रहते हैं, यूनियन उन मैटर्स पे एक डिसीजन ले सकती है, यूनिफॉर्म डिसीजन विदाउट हैविंग द इंटरफेरेंस बाय द स्टेट। और सेम इज द केस विद द स्टेट, की स्टेट भी अपने मैटर्स पे डिसीजन ले सकती है विदाउट द इंटरफेरेंस बाय द यूनियन। सो पहला जो है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर की। और दूसरी बात जो है सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम फेडरल स्टेट की बात करें ना, तो फेडरल स्टेट derives its existence from the federal constitution। एक्चुअली फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन से अपनी एग्जिस्टेंस डिराइव करती है। यहाँ पे ये है कि जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे जो गवर्नमेंट के 3 विंग्स है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव है, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे वो लेजिस्लेटिव है, वो चाहे यूनियन लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे हो, या इंडिविजुअल स्टेट्स के मतलब लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी हो, वो सारे जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के सबऑर्डिनेट होते हैं। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो भी होगा वही इनको करना है। दे कैन नॉट एक्ट एट देयर ओन विल। जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है दे विल हैव टू फॉलो दैट। सो यहाँ पे फेडरलिज्म में बेसिकली सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होती है। हम ये कह सकते हैं कि जो ऑपरेशंस होते हैं दे ऑल आर गवर्न बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, चाहे वो यूनियन लेवल पे हो चाहे वो स्टेट लेवल पे हो। और एट द सेम पॉइंट ऑफ अ टाइम प्रोफेसर वेयर की एक इसमें भी एक ऑब्जर्वेशन है। उन्होंने कहा कि फेडरलिज्म को चलाने के लिए या फेडरलिज्म में एक मस्ट चीज है, वो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और हैविंग द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके कहने का मतलब यह है कि एक फेडरल स्टेट होने के लिए सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत जरूरी है, और उस फेडरल स्टेट को चलाने के लिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे अब अगर हम थर्ड एसेंशियल एलिमेंट की बात करें, वो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। एक जो फेडरल स्टेट है उसमें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फेडरल जो सिस्टम है, फेडरलिज्म जो है, वहाँ पे जो डिवीजन ऑफ द पावर होता है बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल, इन ऑर्डर टू मेंटेन द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि वो सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड भी होता है, it is necessary that it must be written constitution, क्योंकि otherwise we cannot maintain the supremacy of the constitution। वहाँ पे जो matters होते हैं between central and the state और जो division of the power है, वो contracts या वो matters बहुत complicate होते हैं। So it is very necessary that in order to run the federal government या in order to run the federal system very effectively, it is almost necessary that this constitution must be the written constitution।
where all the rules of the constitutional law must be penned down in a डॉक्यूमेंट है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। और अब अगर हम फोर्थ एसेंशियल एलिमेंट की बात करें वो है रिजिडिटी। रिजिडिटी इन टर्म्स ऑफ अमेंडमेंट, क्या हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और अगर हम इसको अमेंडमेंट करेंगे भी तो किस तरह अमेंडमेंट कर सकते हैं। आपको पता है फेडरलिज्म में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत ज़रूरी है, और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक आउटकम है विच इज इट इज रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब है दैट वी कैन नॉट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इजीली। लीगली ये मतलब अनअल्टरेबल नहीं है, हम इसको अमेंड कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको अमेंड कर सकते हैं, बट इसका जो अमेंडमेंट जो सिस्टम है वो इतना इजी भी नहीं है दैट के मतलब सेंट्रल के पास ही सारा पावर होगा टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, या स्टेट के पास ही सारा पावर होगा टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। दैट इज़ नॉट द केस हियर। इसका जो अमेंडमेंट प्रोसेस है वो काफ़ी रिजिड है। इसको हम अमेंड कैसे करते हैं और कैसे नहीं करते हैं, क्या सिस्टम हम यूज़ करते हैं टू अमेंड दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इसके लिए हम एक अलग से आगे जाके पढ़ेंगे इलॉबरेटिवली हाउ टू अमेंड इट। बट अभी आप यहाँ पे इतना याद रखिए एसेंशियल एलिमेंट्स में दैट रिजिडिटी एक एसेंशियल एलिमेंट है। इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना इतना इजी नहीं है। वी कैन अमेंड इट नो डाउट, बट देयर इज अ प्रोसेस, देयर इज अ मेथड विच नीड्स टू बी फॉलोड इफेक्टिवली। वो क्या है क्या नहीं है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे एलॉबरेटिवली, बट अभी आप इतना याद रखिए दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड एंड इन अ फेडरल सिस्टम देयर इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसका आउटकम ये है दैट इज द रिजिडिटी, दैट मीन्स नीदर सेंट्रल कैन अमेंड इट on its own only, nor state can amend it on its own only. There is a process, there is a method which needs to be followed. That's why we call that its amendment in nature is very rigid. अब यहाँ पे अगर हम लास्ट जो एसेंशियल एलिमेंट है वो है अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट्स। अभी तक हमने पढ़ा कि जो फेडरल प्रिंसिपल है इसमें डिवीजन ऑफ द पावर होता है बिटवीन सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद हमने जो डिवीजन ऑफ द पावर्स में हमने पढ़ा, और ये भी हमने पढ़ा कि जो ये जो डिवीजन ऑफ द पावर होता है ये होता है अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बेसिकली सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड होता है। जितने भी कंट्री में चाहे स्टेट लेवल पे चाहे सेंट्रल लेवल पे जितने भी ऑपरेशंस होते हैं दे all are governed by the constitution. That's what we meant, that it is the supreme law of land. Everything happens according to this constitution. और ये constitution और जो division of the power होता है, in order to maintain that division of the power between central and the state, it is almost necessary and it is very important that there must be some kind of an independent authority जो ये maintain करे division of the power, सो दैट कि यूनियन इंटरफेयर ना करे स्टेट में और स्टेट इंटरफेयर ना करे यूनियन में। सो देयर मस्ट बी सम इंडिपेंडेंट ऑफ द अथॉरिटी अपार्ट फ्रॉम दिस स्टेट और सेंट्रल अथॉरिटी, सो दैट इट कैन help in maintaining the division of the powers also, and so that the state and central can work as per their own powers. It is necessary that there should be the some independent authority. So at this point of a time, it is the judiciary which can do that. So in short, we can say that in federal system, the judiciary is someone which can help us in maintaining the division of the power, and in short it can help us in maintaining the supremacy of the constitution. That's what the authority of the constitution court says, that it help us to guard the principles of the constitution. ये थे बेसिकली 5 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द फेडरल प्रिंसिपल के। हमने जो बात की थी कि फेडरल प्रिंसिपल है, डिवीजन ऑफ द पावर है, वो स्ट्रिक्टली हमने इसको डिफाइन भी किया हुआ है। बट जब इसकी एप्लीकेशन की बात आती है तो हमने ये कहा कि हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, बट थोड़ा वी कैन अप्लाई इट बिट वाइडली एंड विद सर्टन एक्सेप्शंस। तो अगर वहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रेडोमिनेंसी ऑफ द फेडरलिज्म है, there is secondary part that there are few exceptions in it, we can call that constitution as federal constitution. But
अगर वो सर्टन मॉडिफिकेशंस के साथ या अमेंडमेंट्स के साथ उस फेडरल जो प्रेडोमिनेंस थी उसको ख़त्म किया गया, देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी कैन से दैट कॉन्स्टिट्यूशन सीज टू बी ए कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। तो लेकिन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेडोमिनेंस हम कैसे बताएं कि इसकी प्रेडोमिनेंस है? कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स है, ये 5 एसेंशियल एलिमेंट जिनको हमने अभी तक डिफाइन किया है, इन बेसिस पे हम कह सकते हैं कि देयर ए कॉन्स्टिट्यूशन में अगर ये 5 एलिमेंट्स है तो वी कैन से दैट देयर इज द प्रेडोमिनेंस ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात है क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये 5 एलिमेंट्स है, क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है? क्योंकि पहले इस वीडियो में हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो इस जहाँ पे मतलब फ्यू कॉन्स्टिट्यूशन ज्यूरिस्ट दे लिटरली हेजिटेट टू कॉल इट फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, और कुछ उसको क्वाज़ी फेडरल कह रहे हैं, कुछ फेडरल कह रहे हैं। अब जब हमने फेडरल प्रिंसिपल और एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की बात समझी, प्रोफेसर वेयर की जो ऑब्जर्वेशन है उसको समझा, तो अब हम कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं है। आफ्टर दिस आई थिंक ये आपके लिए भी इजी होगा टू कंक्लूड नाउ दिस क्वेश्चन, जो हमारा मेन क्वेश्चन था, वेदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन नॉट। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें और उसमें जो फ्रेमवर्क है फॉर स्टेट्स एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, और जिसको हम यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, देयर इज ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी ड्यूअल पॉलिसी है, ड्यूअल पॉलिटी है कि दैट देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर बिटवीन सेंट्रल एंड द स्टेट, एंड both at central level and the state level, both authorities concerned with the central or the state level, they are coordinate to each other, and they are they are not subordinate to one another, they work independently. So पहला जो essential element है distribution of powers that exist in the Indian constitution। और दूसरी बात यह है कि Indian constitution is the supreme law of land, and everything is being governed by the constitution of India। और चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो, चाहे जितने जो 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, लेजिस्लेटिव, जो उनका फ्रेमवर्क है, जो उनका काम है, जो उनके ऑपरेशंस होते हैं, एवरीथिंग इज बीइंग मेंटेन्ड एंड रन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हिच मेक्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। तीसरा है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्वियसली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, एंड जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी सुप्रीमेसी जो है वो बरकरार रखने के लिए जो है ये हम इजीली इसको अमेंड नहीं कर सकते हैं। इट कैन बी ओनली अमेंडेड बाय हैविंग द कंसेंट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स। सो रिजिडिटी, ये जो रिजिडिटी है अमेंडमेंट के जो रिगार्डिंग है वो भी इसमें एग्जिस्ट करती है। वी कैन नॉट इजीली अमेंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दो इट इज अमेंडेबल बट कैन नॉट इजीली, देयर मस्ट बी हैविंग द कंसेंट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स। और अगर यहाँ पे बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट कोई इशू होगा, या इन ऑर्डर टू मेंटेन द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव द सुप्रीम कोर्ट व्हिच help us in maintaining the supremacy of the constitution, and in case there exists any dispute between at the central or the state level, it is the supreme court which takes care of that. So ये जो 5 essential elements है, all the 5 essential elements are present in the constitution. So we can conclude with this point that yes, Indian constitution is a federal constitution. But हाँ, कुछ constitutional jurists है जो इसको federal constitution नहीं कहते हैं, they are having their own opinions कि इसमें exceptions भी है, but वो ये कह रहे हैं कि जैसे जेनिंग्स ने कहा था, जेनिंग्स का कहना है कि दो इट इज अ फेडरेशन बट इट इज हैविंग द स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टुवर्ड्स द यूनियन, और वो इसको तभी क्वाज़ी फेडरल कहते हैं। लेकिन अगर वो इनकी ओपिनियन है जो इसको क्वाज़ी फेडरल मान रहे हैं, बट अगर हम प्रोफेसर वेयर जो उन्होंने फेडरल प्रिंसिपल की डेफिनेशन दी थी, अगर हम उसके मुताबिक जाए और एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जाए, देन वी कैन कंक्लूड दिस दैट yes, Indian constitution does have all the essential elements of the which a federal constitution must have, but yes, there are certain exceptions, and but it has a predominance of federal elements of federalism, that we can conclude it that yes, Indian कॉन्स्टिट्यूशन इज द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। ये थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और कुछ इसमें जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और रिजिडिटी है, अमेंडमेंट कैसे होती है, या रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है बेसिकली, तो इसको हम एलॉबरेटिव वे में डिस्कस करेंगे, इसके फीचर्स भी पढ़ेंगे और भी बाकी सारी चीज़ें इंशाल्लाह आर्टिकल्स पे भी आएंगे।
सो इंशाल्लाह बस आप जस्ट सपोर्ट कीजिए, काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द notification of each and every video. Till then, goodbye.